स्वागत है आप सभी का विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए एवं फ्रेश वीडियो में। आज के इस जोरदार वीडियो सेशन के अंतर्गत साइंस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपका है हमारा पर्यावरण, कक्षा 10वीं विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपका है हमारा पर्यावरण। इसके अंतर्गत आपको पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है इसको समझना है, सीखना है। हर एक टॉपिक को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में क्लास वाली फीलिंग के साथ आपकी भाषा में समझाया जाएगा। आइए जल्दी से करते हैं वीडियो सेशन की शुरुआत। देखिए, जब कभी भी हमको पर्यावरण का नाम सुनाई देता है तो हमारे दिमाग में पेड़ पौधों जैसी आकृतियां क्या होती हैं, घूमती हैं। और ये हो भी क्यों ना, आइए इसके अर्थ को, इसके शब्द को हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस पर्यावरण की, तो पर्यावरण जो आपका शब्द है इसकी अंग्रेजी होती है इन्वायरमेंट, ENVIRON इन्वायरमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट का जो अर्थ है वह क्या है, आपका पर्यावरण। अगर हम बात करते हैं इस पर्यावरण की, तो ये जो पर्यावरण आपका है ना, यह किस भाषा का शब्द है? तो जो आपका पर्यावरण है यह आपके संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना है। संस्कृत भाषा का शब्द है पर्यावरण, जिसकी अंग्रेजी होती है एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण का अर्थ पर्यावरण का संबंध किससे है? संस्कृत भाषा से। और संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका पहला शब्द है परि और दूसरा शब्द है आवरण। दूसरा शब्द क्या है? आवरण। तो यहां पर अगर हम परि और आवरण के अर्थ को समझें, तो जो परि है ना, परि का अर्थ होता है चारों ओर, और जो आवरण है, आवरण का अर्थ है ढका या घिरा हुआ, ढका या घिरा हुआ। तो यहां पर हमने आपको पर्यावरण के संबंध में क्या बताया कि दो शब्दों से मिलकर के बना है परि धन आवरण, परि धन आवरण। तो अगर इसके शाब्दिक अर्थ से अगर पर्यावरण की परिभाषा को हम बनाएं या आपको समझाएं, तो इसके शाब्दिक अर्थ से पर्यावरण की जो परिभाषा बनती है यहां पर, वह क्या है कि हमारे चारों ओर से जो घिरा हुआ है, चारों ओर से जो घिरा हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? जो हमारे चारों ओर से क्या है, घिरा हुआ है, उसी को हम कहते हैं पर्यावरण। उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है सर? हमारे चारों ओर से जो घिरा हुआ है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर से क्या घिरा हुआ है, एकदम सरल शब्दों में समझिएगा। जैसे हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम जिस परिवेश में क्या करते हैं, रहते हैं, और जिस परिवेश के हवा से हम सांस लेते हैं, जिस परिवेश के पानी को हम क्या करते हैं, पीते हैं, और जिस मिट्टी से हम भोजन को उगाते हैं और खाते हैं, और जो हमारे साथ पेड़ पौधों की सहायता से हम क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे हैं और जो हमारे आसपास के जानवर, पशु पक्षी हैं, इन सब का समूह ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। फिर से एक बार, हम इस जो परिवेश में जहां पे रहते हैं और जिस हवा से सांस लेते हैं और जिस पानी को पीते हैं और जिस मिट्टी से हम क्या करते हैं, भोजन को उगाते हैं और भोजन को खाते हैं, और हमारे चारों ओर पास परिवेश के जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जानवर हमारे साथ रहते हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, सबका समूह ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। अब अगर सर पर्यावरण का बेसिक मतलब तो हमको समझ में आ गया, लेकिन हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, पर्यावरण का मतलब या पर्यावरण की परिभाषा कैसे बतानी है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको पर्यावरण की परिभाषा यहां पर समझाता हूं। पर्यावरण, अगर हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो पर्यावरण की परिभाषा क्या हो जाएगी सर? तो अगर पर्यावरण की परिभाषा बताएं तो हमारे आसपास जो हमने बताया उसी चीज को बस हम यहां पे लिख रहे हैं थोड़ा सा वैज्ञानिक लैंग्वेज में। हमारे आसपास
मौजूद सभी, हमारे आसपास मौजूद सभी, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं। अब देखिए इसमें से क्या है कि जैसे हमारे पास पड़ोस में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि हमने बताया कि हमारे आसपास वायु है जिससे हम सांस लेते हैं, हमारे पास में जल है जिसको हम पीते हैं, हमारे पास में मिट्टी है जिससे हम क्या करते हैं, पौधों को उगाते हैं, अन्न को उगाते हैं और खाते हैं, और हमारे आसपास क्या है, सूर्य का प्रकाश है, हमारे आसपास क्या है, तापमान है। ये सारी चीजें क्या हैं, निर्जीव हैं। और हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं और हमारे आसपास जो जानवर हैं, जो जीव हैं, जो रहते हैं हमारे आसपास, इन सभी का समूह पर्यावरण है। तो सभी निर्जीव, हमारे आसपास में मौजूद सभी निर्जीव और सभी सजीव वस्तुओं का समूह ही क्या कहलाता है, पर्यावरण। उसी चीज को हम लिख रहे हैं कि हमारे आसपास मौजूद सभी सजीव व निर्जीव, सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं का समूह क्या कहलाता है, वस्तुओं का समूह पर्यावरण कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो हमारे आसपास के सभी मौजूद सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं का जो समूह है उसे ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो चीज आप अभी कमेंट बॉक्स का अगर इस्तेमाल करते हो, कमेंट बॉक्स में जो चीज लिख देते हो ना, वो आपके यहां पीछे डिजिटल बोर्ड में छप जाती है कि सर के कमेंट बॉक्स में हमने ये चीज लिखी है। तो सबसे पहले एकदम सरल परिभाषा किसकी, पर्यावरण की, आप सब के सब कमेंट बॉक्स में क्या करोगे, लिखोगे। तब तक मैं यहां पर एक पर्यावरण की स्टैंडर्ड परिभाषा और क्या करता हूं, लिखता हूं। एक पर्यावरण की स्टैंडर्ड परिभाषा और क्या करता हूं, आपको बताता हूं कि पर्यावरण वह समस्त, तब तक मैं लिखता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। पर्यावरण वह समस्त, या चलिए आगे देखते हैं, समस्त भौतिक, जैविक और सामाजिक, भौतिक, जैविक और सामाजिक परिस्थितियां जो हमारे यानी कि जीव के जीवन को प्रभावित करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। हमने यहां पर देखिए क्या लिखा, बहुत सिंपल सा वैज्ञानिक लैंग्वेज में मैंने लिखा कि पर्यावरण, इस चीज को, ये सेंटेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटा देते हैं। वह समस्त, ये एक स्टैंडर्ड परिभाषा है पर्यावरण की, कि वह समस्त भौतिक, जो हमारे आंख के आसपास दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक तथा जो जीव जंतु हैं तथा हमारी सामाजिक परिस्थितियां यानी कि संसार का वह चीज जो जीव यानी कि हमारे जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप पर्यावरण को समझ सकते हो। अब पर्यावरण हमारे जीवन से इतना इंटरकनेक्टेड है, इसलिए यह जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का एक एक टॉपिक आपको एकदम सहज, सरल और आसान ढंग से बनाकर समझाया जाएगा। इसका जो प्रॉपर नोट्स है वह भी कंप्लीट है, जिसमें थोड़ा सा हमारी फाइनेंशियल मदद भी हो जाती है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसका डिटेल आपको व्हाट्सएप पे हमारे दे दिया जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप नोट्स नहीं भी लेना चाहते हैं तो बड़े आराम से यहां से आप वीडियो को देख करके नोट्स बना सकते हैं। यही चीजें आपको नोट्स के अंदर भी एक अच्छे वे से लिखी हुई आपको मिलेंगी, चित्रात्मक नोट्स मिलेगा आपको।
तो इस तरह से हम पर्यावरण को समझ सकते हैं। अगर यहां पर बताई गई हर एक बात आपको समझ में आ गई हो तो एक बार आप लोग सभी के सभी लोग सिग्नल देंगे हमको, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हलवा और अपने जिले का नाम और अपना नाम, दो चीज आप लिखेंगे। अपना नाम, अपना क्या लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, अपना नाम और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स का नाम, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी चैप्टर के अंदर घुसते हैं और हर एक चीजों को समझते हैं। तो जो आपका अगले क्रम में टॉपिक है वह है पर्यावरण के घटक। अगर हम बात करें पर्यावरण की परिभाषा की तो हमने आपको बताया कि पर्यावरण सभी हमारे आसपास के निर्जीव और सजीव वस्तुओं का समूह ही पर्यावरण है। तो अगर हम पर्यावरण के घटक की बात करें या पूरा इनवर्स अगर देखा जाए तो इनवर्स पूरे में दो ही चीजें हैं, या तो वस्तुएं सजीव हैं या तो निर्जीव हैं। तो इसका पहला घटक जो है वह है आपका जैविक घटक। पहला घटक क्या है? जैविक घटक। और अगर इसके दूसरे घटक की बात करें तो दूसरा घटक इसका है अजैविक घटक। दूसरा घटक इसका क्या है? अजैविक घटक। जैविक घटक यानी जिसके अंदर जान हो, जिसके अंदर क्या हो? जान हो, जीव हो, जिसके अंदर जीवन पर्यंत वृद्धि और विकास देखने को मिले, उसे हम क्या कहते हैं? जैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत सभी के सभी निर्जीव वस्तुएं आ जाएंगी अजैविक घटक के अंतर्गत। अब देखिए, जैसे जैविक घटक की अगर हम बात करें तो जैविक घटक में हम मनुष्य आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे? पेड़ पौधे आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे? सभी जानवर, जानवर तो हम लोग भी हैं, जानवर तो हम लोग भी हैं। तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पशु पक्षी और सभी सूक्ष्म जीव, सभी सूक्ष्म जीव, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? जैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब अजैविक घटक की बात करें तो अजैविक घटक में हवा आ जाएगा, पानी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? मिट्टी आ जाएगा। हवा, पानी, मिट्टी और क्या आ जाएगा? आपका सूर्य का प्रकाश यानी कि ताप आ जाएगा। ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगी। सभी की सभी क्या आ जाएंगी? अजैविक घटक के अंदर आ जाएंगी। अब अगर हम बात करें जैविक घटक की तो जैविक घटक जो है ना, जैविक घटकों का जो प्रकार है यह तीन प्रकार से होता है। पहला होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता, तीसरा होता है अपघटक। तो हमने आपको क्या क्या बताया इसके तीन प्रकार? पहला आपको हमने बताया, पहला हमने बताया उत्पादक। उत्पादक, उत्पादक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो अपना भोजन, ऐसे जीव जो अपना भोजन चूंकि देखिए यह जैविक घटक के पार्ट है तो इसमें उन्हीं चीजों का बात किया जाएगा जिसके अंदर जीव हो। तो वे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं उत्पादक। जैसे आपके क्या हो जाएंगे? पेड़ पौधे। जैसे आपके क्या हो जाएंगे? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, इसलिए पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं? उत्पादक। अब कहोगे कि सर मनुष्य भी तो अपना भोजन से स्वयं से बनाता है, अपने खुद से बनाता है ना। तो यहां उस भोजन को पकाने की बात नहीं की जा रही है। भोजन जो उत्पन्न होता है वह हम अपने से नहीं, वह हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है ना। लेकिन पेड़ पौधे क्या किसी के साथ भोजन मांगने जाते हैं क्या? कहीं लेने जाते हैं क्या? वे सारे के सारे अपने अंदर ही अपना भोजन स्वयं से क्या करते हैं? बनाते हैं। कहीं किसी से मांगने या कुछ लेने नहीं जाते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। दूसरा हमने आपको क्या बताया? इसका दूसरा हमने आपको बताया, दूसरा हमने बताया उपभोक्ता। उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्ता का मतलब उपभोग करने वाला, यानी कि इनके बनाए गए भोजन को खाने वाला। तो जो ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित, दूसरों बोले तो क्या? उत्पादक या दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। दूसरों पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। दूसरों पर आश्रित
दूसरों पर आश्रित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपभोक्ता। अब इस उपभोक्ता के अंतर्गत आपके कौन कौन से चीज आ जाएंगे? इस उपभोक्ता के अंदर आपके आ जाएंगे शाकाहारी, जैसे कीड़े फतिंगे ये सब हो गए। ये आपके शाक जो पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं शाकाहारी। जैसे आपका गाय हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, हिरण हो गया, ये सब क्या है, शाकाहारी। ये अपनी भोजन के लिए केवल और केवल पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे और पत्तियों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। और अगर इसके दूसरे क्रम की बात करें तो दूसरे में इसके हो जाएंगे मांसाहारी। तो अगर हम बात करते हैं मांसाहारी की, तो जो मांसाहारी है ना, शेर और बाघ, ये क्या है, आपके मांसाहारी। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए वनस्पतियों पर नहीं, दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। अब आदमी क्या है, शाकाहारी है कि मांसाहारी? तो आदमी सर्वाहारी है। आदमी क्या है, मांस भी खाता है और हरे पेड़ पौधों को भी खाता है, तो ये सर्वाहारी हो गया। लेकिन शेर घास नहीं खाता, इसलिए शेर क्या है, मांसाहारी है। तो दूसरा हो गया मांसाहारी। और अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका होता है सर्वाहारी। तीसरा आपका क्या होता है, सर्वाहारी, जिसमें हम मनुष्य, राक्षस लोग सब क्या करेंगे, आ जाएंगे इसमें। जो कि सबको खाता है, जो मिल जाए उसी को खाता है, जो मिल जाए उसी को जो खाए वह क्या होता है, सर्वाहारी। जो सभी चीजों को, शाकाहारी को भी मांसाहारी को भी खा जाए वह क्या कहलाता है, सर्वाहारी। अगर इंसान को शेर का मांस मिल जाए तो छोड़ेगा, खा लेगा, ठीक ना। अब हालांकि शेर को मारना संवैधानिक अपराध है, लेकिन फिर भी इंसान को मिले तो इंसान इतना बड़ा राक्षस होते जा रहा है ना कि वह कुछ भी मिले खा जाएगा। तो मनुष्य जो है वह क्या है, सर्वाहारी। तो हमने यहां पर फिलहाल दो चीजें आपको बताई जैविक घटक के अंतर्गत। पहला, उत्पादक, जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। दूसरों पर आश्रित अपने भोजन के लिए नहीं रहते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें शाकाहारी यानी पेड़ पौधे, हरी पत्तियों खाने वाले को, तो यह पेड़ पौधे और हरी पत्तियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हीं को खाएंगे, तो ये क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। दूसरा आपका है मांसाहारी, जो क्या हो, किसी जीव को ही खाए, उसे हम क्या कहते हैं, शेर, बाघ और गिद्ध जो है ये सब क्या है, मांसाहारी हैं। ये मांस खाते हैं, दूसरे जीवों को खाते हैं, इसलिए क्या है, मांसाहारी है। अब आता है सर्वाहारी, जो शाकाहारी को भी खा जाए और मांसाहारी को भी खा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी। तो इस प्रकार से उपभोक्ता को आप समझ सकते हो। अब अगले क्रम में अगर इसके तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका है अपघटक, जो ऐसे जीव जो अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थ या मृत जीवों से। जो सड़े गले पदार्थ या मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपघटक। दीमक का नाम आपने सुना होगा ना, दीमक आपका क्या है, अपघटक। बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो कि सड़े गले पदार्थों को या मृत जीवों को क्या करते हैं, खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। तो जो जैविक घटक है, जैविक घटक के मुख्य रूप से 3 भाग हैं, जिसमें सबसे पहला भाग आपका उत्पादक, जो अपना भोजन स्वयं बनाए। दूसरा उपभोक्ता, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहे, दूसरे जीवों पर निर्भर रहे, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। और अपघटक, जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों या मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपघटक कहते हैं। इसके अंतर्गत आपकी बैक्टीरिया और क्या आ जाएंगे, फंगस। बैक्टीरिया और फंगस इसके अंदर आ जाएंगे, बैक्टीरिया और फंगस इसके अंदर आ जाएंगे। और इसके अंदर घास पेड़ पौधे इसके अंदर आ जाएंगे।
घास और पेड़ पौधे इसके अंदर आ जाएंगे, किसके? उत्पादक के अंतर्गत। तो इस प्रकार से जैविक और अजैविक घटक को आप क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। जैविक और अजैविक घटक के अंतर्गत हवा, पानी, मिट्टी, ताप ये सब आ जाएगा, तो अजैविक घटक आप समझ ही लिए। अब अगले क्रम में आइए समझते हैं कि अब जो ये उपभोक्ता है ना, इस उपभोक्ता का एक क्रम बना हुआ है। उस उपभोक्ता के आइए क्रम को मैं आपको क्या करता हूं? समझाता हूं। इसके उपभोक्ता के क्रम को आइए मैं आपको समझाता हूं, जिसमें सबसे पहली अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता जो जीव सीधे उत्पादकों या हरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि जो शाकाहारी जीव जंतु होंगे ना, वे किस में आ जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे। अब आपसे सीधा प्रश्न यह कहता है कि जो जैसे अगर मान के चलिए आपसे पूछता है, एक अच्छा सा प्राणी जानते हो आप? चूहा। आप चूहा को मांस खाते देखा है? आप चूहा नहीं मांस खाता है। चूहा क्या करता है? अनाज खाता है, पेड़ पौधों को खाता है। तो चूहा किसको खाता है? शाकाहारी। चूहा कैसा है? शाकाहारी है, पहला चीज, क्योंकि पेड़ पौधे और हरी पत्तियों को खाता है, अन्न को खाता है, दाना को खाता है, इसलिए चूहा कैसा है? शाकाहारी। अब ऐसे जीव जंतु जो कि क्या करते हैं? केवल पेड़ पौधे और पत्तियों को खाते हैं, यानी कि जो शाकाहारी हैं, उन जीवों को प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कुछ कीट हो गए, टिड्डे हो गए और चूहा हो गए, ये गाय और हिरण हो गए, ये सब किसमें आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। सीधा सा कोई आपसे अगर ये पूछ दे कि बताओ गाय किस प्रकार की उपभोक्ता है, तो गाय आपकी एक प्राथमिक उपभोक्ता है। अगर हम यहां पे बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की, तो जो जीव द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि दूसरे क्रम में आ जाएगा, दूसरे क्रम में आ जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्रम में जो आपको प्राथमिक के बाद द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ उपभोक्ता जो मिलेंगे ना, सिंपल सी परिभाषा आप लोग बताइएगा कि जैसे जो पहला तो आपने समझ लिया कि प्राथमिक उपभोक्ता वे जो पेड़ पौधे और हरी पत्तियों को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता वे जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को ही खा लेते हैं, जैसे आपके मनुष्य भी आ जाएगा, सर्वाहारी भी आ जाएगा और कुछ मांसाहारी भी इसमें आ जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता में। तृतीयक उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को ही खा लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में केवल और केवल मांस खाने वाले, यानी शेर और बाघ जो हैं, या कुछ जैसे आपकी शार्क मछली हो गई, ये सब जो बहुत बड़े बड़े जीव हैं, बहुत बड़े शिकारी जीव हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। चतुर्थ उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता में अब घटक आ जाते हैं जो उन भी जीवों को जो सबको खा लेते हैं, उनको भी जो खा ले, मरने के बाद ही भले खाए, लेकिन उनको भी जो खा ले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चतुर्थ उपभोक्ता कहते हैं। तो इस प्रकार से आप उपभोक्ताओं की भी सूची को क्या करेंगे? याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आइए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं अब अगले क्रम में, हम समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को, जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का पूरा आत्मा है, यानी कि सोल है। क्रम में हम समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को। पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। दो चीजें हैं, एक आपकी है पारिस्थितिकी, एक आपका है पारिस्थितिकी तंत्र। आइए दोनों को मैं समझाता हूं। अगर बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की, तो इसकी जो अंग्रेजी होती है ना, वह होती है इकोसिस्टम, ECOSYSTEM, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का अर्थ है पारिस्थितिकी तंत्र। अब बात करें अगर हम इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है आपका इको और दूसरा है आपका सिस्टम। दूसरा क्या है? आपका सिस्टम। इको का सीधा सीधा जो संबंध है ना, वह किससे है? इको का जो सीधा सीधा संबंध है वह है इन्वायरमेंट से।
किससे है? इन्वायरमेंट से। और जो आपका सिस्टम का सीधा सीधा संबंध है वह किससे है? वह है अरेंजमेंट से। अरेंजमेंट से। किससे है? अरेंजमेंट से। यानी कि इन्वायरमेंट का मतलब है ये आपका, इसका मतलब है पर्यावरण, और अरेंजमेंट का मतलब है व्यवस्था। अरेंजमेंट का मतलब क्या है? व्यवस्था। यानी कि अगर मैं इन दोनों को मिलाकर एक सम्मिलित अर्थ निकालूं तो यह एक क्या है? यह एक पर्यावरण की क्या है? पर्यावरण की क्या है? एक पर्यावरण की यह व्यवस्था है। यह पर्यावरण की क्या है? व्यवस्था है। तो अगर सीधा सा शाब्दिक अर्थ समझो अगर इकोसिस्टम की यानी पारिस्थितिकी तंत्र की, तो इसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ है पर्यावरण की व्यवस्था। पर्यावरण की कैसी व्यवस्था है? देखिए, इकोसिस्टम के अंतर्गत हम सभी सजीव और निर्जीव के मध्य होने वाली आपसी क्रियाओं के बारे में, पर्यावरण के अंतर्गत सभी सजीव चीजें आती हैं और सभी निर्जीव चीजें आती हैं, और ये सभी सजीव चीजें, सभी निर्जीव चीजें एक दूसरे से क्या है? अंतः कनेक्टेड हैं, यानी कि इंटरकनेक्टेड हैं, अंतः संबंधित हैं। और उन संबंधों का कि जो सजीव और निर्जीव हैं वे आपस में क्या संबंध रखते हैं, उस पर्यावरण की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण की एक व्यवस्था है जिसमें हम सजीव और निर्जीव के मध्य होने वाली क्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अगर इसकी एक स्टैंडर्ड सी परिभाषा आपको मैं यहां पर लिखवाऊं, परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी कि सभी सजीव व निर्जीव, सभी सजीव और निर्जीव घटकों, सभी सजीव और निर्जीव घटकों के आपसी संबंध से बनी व्यवस्था, संबंध से बनी व्यवस्था क्या कहलाती है? संबंध से बनी व्यवस्था क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इको सिस्टम इसको कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या इको सिस्टम कहलाती है। यानी कि सभी सजीव व निर्जीव घटकों के आपसी संबंधों से बनी व्यवस्था जो है उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब देखिए, हमने इसमें हमारे पर्यावरण में जंगल है, पेड़ पौधे हैं, सूर्य का प्रकाश है और पानी है, मिट्टी है, और आपके ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी चीजें मिलकर एक जिस व्यवस्था, जिस तंत्र का निर्माण करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना, ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है दो प्रकार का होता है। एक आपका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, एक आपका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, और दूसरा आपका कौन सा होता है? दूसरा आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जो आपका प्राकृतिक आपके पारिस्थितिकी तंत्र है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा जंगल, आपका क्या आ जाएगा? समुद्र, जंगल, समुद्र। भाई देखिए, जंगल के अंदर भी पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब कि जंगल, मान लीजिए एक जंगल है, उस जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। अब उस बहुत सारे पेड़ पौधों पर आश्रित छोटे छोटे क्या है? जीव हैं। अब उन छोटे छोटे जीवों पर आश्रित कुछ आपके चिड़ियां हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? मिलाकर के एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रही हैं। और समुद्र में भी क्या है? बहुत सारे जीव जंतु हैं समुद्र में, और बहुत सारे फंगस भी हैं, और बड़े बड़े भी जीव उपस्थित हैं। ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं? समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। अगर हम बात करें एक तालाब की, तो तालाब भी आपके प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाता है। तालाब में देखते हैं आप, ऊपर में काई लगी रहती है और उसमें बहुत छोटे छोटे कीटाणु, जीवाणु, विषाणु जो होते हैं उसको खाते हैं, और उसमें मछलियां होती हैं,
मेढक होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे जीवों को क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो इन सबको मिला करके एक जो तंत्र बन रहा है उसको भी हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और ये कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है, ये आपका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर हम बात करें घास के मैदान की, तो जो घास का मैदान है ना, वह भी आपका क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर हम कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, तो जो आपका बगीचा है, जो आपका क्या है, बगीचा है, जो आपके खेत हैं, जो आपके खेत, देखिए बगीचे में भी आपका बगीचा है छोटा सा, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव उस पर आश्रित रहते हैं, उसमें हमें पानी देना पड़ता है, उसमें मिट्टी होती है। तो ये सारी चीजों का अंतः संबंध है कि नहीं है भाई? देखिए जो पेड़ पौधे छोटे बगीचे में क्या होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, फल लगते हैं, और फल को क्या करता है, आदमी खाता है। उनकी पत्तियों को छोटे छोटे कीड़े खाते हैं और उसमें पानी देते हैं, वो मिट्टी होती है। सारी की सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे के सारे मिल करके एक दूसरे से संबंध रखते हैं, और उस संबंध से जो तंत्र बनता है उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और ये कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो आपका बगीचा है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। आपका खेत है, धान का खेत हो गया मान लीजिए, हम क्या करते हैं, धान के खेत से धान को उपजाने के लिए धान को लगाते हैं। धान को लगाते हैं तो उसमें भी पानी होता है, पानी में भी छोटे छोटे जीव होते हैं, उस धान के पौधों पर छोटे छोटे जीव आश्रित होते हैं, चूहे होते हैं जो कि उस धान को ले जाकर के अपने बिल में घुसा लेते हैं। अब बहुत सारे आपने देखे होंगे कि घर में जब धान काटने का समय होता है, छत्तीसगढ़ के आपको धान का कटोरा कहते हैं, धान की फसल बहुत आयत मात्रा में होती है। तो यहां पर जब धान को काटा जाता है ना, तो धान के क्यारी के किनारे किनारे मूस का बिल रहता है, चूहे का बिल रहता है। अब उस चूहे के बिल में चूहा क्या करता है कि धान की कुछ मात्रा को काट करके ले जाता है, अपना साल भर के लिए रख लेता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से अंतः कनेक्टेड है। फिर आदमी क्या करता है, उस धान की फसल को ले जाता है, खाता है। आदमी को भी शेर चीता मिल गया, वो भी खा लिया, हड़प लिया, काम खत्म, सारा विज्ञान खत्म, सारा चीजें खत्म, सारी पारिस्थितिकी तंत्र खत्म। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है ना खेत से। तो ये भी खेत एक प्रकार का क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। एक आपका होता है एक्वाबेरियम, एक्वाबेरियम, जिसमें आप मछली, छोटी छोटी मछलियों को देखे होंगे आप ऑफिस उपग्रह में, कि एक बड़े से टब में, बर्तन में पानी को भर करके उसमें मछली को छोड़ दिया जाता है और उसको फेंट दिया जाता है। तो जो एक्वाबेरियम, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वाबेरियम। एक्वाबेरियम भी क्या है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो हमने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र के इंग्लिश मीन को समझाया कि यह दो चीजों से मिलकर के बना है, इको और सिस्टम। इको का मतलब इन्वायरमेंट से है, जो कि आपका पर्यावरण है। सिस्टम का मतलब अरेंजमेंट से है, व्यवस्था से है। तो पर्यावरण की एक निश्चित व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। और वो कैसी व्यवस्था है, जिसमें हम सभी सजीव और निर्जीव घटकों के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन नहीं, सभी आपसी संबंधों की व्यवस्था जिसमें होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उससे बने तंत्र को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जंगल, समुद्र, तालाब और घास के मैदान इत्यादि आएंगे, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में बगीचा, खेत और एक्वाबेरियम इत्यादि आएगा आपके कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में। अब पारिस्थितिकी तंत्र का जो महत्व है वह किस प्रकार से है? पारिस्थितिकी तंत्र जो है, यह सजीव और निर्जीव के मध्य होने वाली परस्पर क्रियाओं से बना एक तंत्र है। अब इसका महत्व हमारे दैनिक जीवन में क्या है? यह देखिए ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। देखिए पेड़ की मात्रा बहुत सारी होती है, उस पेड़ को खाने वाले जीवों की संख्या कम होती है। सोचिए अगर जो हरे पेड़ पौधे हैं उनको खाने वाले जीवों की संख्या उनसे भी अधिक हो जाए तो क्या होगा? जल्दी से सारे के सारे जीव मिलकर के उस हरे पेड़ पौधे को क्या करेंगे, खा करके खत्म कर देंगे और अपने खुद भी खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको खाने के लिए फिर कुछ नहीं बचेगा। जैसे अगर कोई जीव है जो हरे पेड़ पौधों को खाता है, तो हरे पेड़ पौधों से ज्यादा उस जीव की संख्या अगर हो जाती है तो वह जीव हरे पेड़ पौधों को तुरंत से खा करके खत्म कर देगा, क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है। तो
हरे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, इसके खाने का सामान खत्म हो जाएगा, तो ये जीव भी खत्म हो जाएगा। इस तरह से संसार का अंत हो जाएगा। तो प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है जो इस तरह से अरेंज करके रखा है कि जो उत्पादक हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की संख्या जीवों से बहुत ज्यादा मात्रा में है, ताकि उसको खाएंगे ये तो भी वो खत्म नहीं होगा। इसको जो द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता ये हो गए जो पेड़ पौधों को खाते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता जो है, उस द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या प्राथमिक उपभोक्ता से कम होगी, नहीं तो यह प्राथमिक उपभोक्ता को जल्दी से खा करके खत्म हो जाएगा, कर देगा और अपने खुद भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए प्राकृतिक की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह निरंतर क्या होता है, बना रहता है। इकोसिस्टम का यह है महत्व। पोषक तत्वों का चक्रण होता रहता है कि जैसे जब कुछ हरे पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं ना, तो फिर से वे क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो जा रहे हैं। यह भी एक पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है, महत्व है। यह भी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। और पारिस्थितिकी तंत्र में जो सजीव और निर्जीव घटकों का आपसी संबंध है ना, उससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित है। क्या है, उससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित है, जो कि हमारे जीवन को क्या करता है, जो कि हमारे जीवन को सहारा देता है। अब हम बात कर रहे थे कि दो चीज होता है, जिसमें एक चीज आपका होता है जिसको कहते हैं पारिस्थितिकी, जिसको हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी, और दूसरा आपका होता है पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा आपका होता है पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, समझिएगा। पारिस्थितिकी अंतर नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र, दो चीजें हैं, जिसमें से पारिस्थितिकी का जो अंग्रेजी है वह है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब है पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी तंत्र का अंग्रेजी है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम और इकोलॉजी में अंतर कैसा है, मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, और अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, दो चीजें अगर यहां से इस प्यारे से एग्जाम्पल से आपको इकोलॉजी और इकोसिस्टम में अंतर जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने दो एग्जाम्पल लिया, एक लिया बायोलॉजी का और एक लिया ह्यूमन बॉडी का। दो एग्जाम्पल हमने लिया, इस दो एग्जाम्पल की सहायता से आपको पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में अंतर स्पष्ट मैं करता हूं, ध्यान से समझिएगा। ह्यूमन बॉडी क्या चीज है, ह्यूमन बॉडी आपकी है पारिस्थितिकी तंत्र, और बायोलॉजी जो है वह है आपकी पारिस्थितिकी। कैसे, ह्यूमन बॉडी एक आपकी मशीन है, और इस मशीन के बारे में अध्ययन कौन कराता है, आपका बायोलॉजी कराता है। उसी प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंतर्गत सजीव और निर्जीवों के मध्य होने वाली क्रियाएं होती हैं। और पारिस्थितिकी क्या है, जो सजीव और निर्जीव के मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। तो एक लाइन में पारिस्थितिकी की परिभाषा लिख लीजिएगा कि जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का जो अध्ययन कराता है उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र क्या कराता है, सजीव और निर्जीव के मध्य आपसी संबंध से बनी जो व्यवस्था है उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इस अंतर को समझ सकते हैं। अब आइए समझते हैं धान की खेत के पारिस्थितिकी तंत्र। टॉपिक है अब पारिस्थितिकी तंत्र है किसका, धान के खेत का। तो सबसे पहली चीज हमने आपको खेत को पारिस्थितिकी तंत्र के किस प्रकार में बताया था, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो जो धान का खेत है ना, यह कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है, यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कैसा है, कृत्रिम पारिस्थितिकी
तंत्र है। यह कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। और अगर हम धान के खेत के पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा की अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र का परिभाषा हमने बताया कि सजीव और निर्जीव के मध्य होने वाले संबंधों से बना तंत्र क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। एक लाइन में परिभाषा। तो यहां पर लिखेंगे हम धान के खेत के लिए कि धान के खेत में पाए जाने वाले सभी सजीव व निर्जीव, सभी सजीव निर्जीव के मध्य संबंधों से बना तंत्र क्या कहलाता है? धान के खेत का पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब देखिए, हमने आपको बताया कि जो आपका धान का पारिस्थितिकी तंत्र है वह क्या है कि सभी धान के खेत में पाए जाने वाले सभी सजीव और निर्जीव घटकों के मध्य संबंधों का जो बना तंत्र है वह क्या कहलाता है? धान के खेत का पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब धान के खेत के पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रमुख घटक हैं वह क्या क्या है? अगर इसके घटक की बात की जाए तो सबसे पहला घटक जो है वह कौन सा है? जैविक घटक। पहला जो जैविक घटक है उसमें से सबसे पहले आपके क्या आ जाएंगे? उत्पादक। अगर हम बात करते हैं उत्पादक की तो उत्पादक में कौन आ जाएगा? आपका धान का पौधा आ जाएगा और क्या आ जाएगा? आपका घास आ जाएगा। अब इसके अंतर्गत दूसरा क्या होता है? उपभोक्ता। तो दूसरा आपका क्या होता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता के अंतर्गत आपके प्राइमरी सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएंगे फर्स्ट, जिसके अंतर्गत आपके क्या आ जाएंगे? जो आपके छोटे छोटे कीट हो गए, टिड्डे हो गए, टिड्डे हो गए और आपके क्या हो गए? चूहे हो गए। ये आपके फर्स्ट उपभोक्ता में आ जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएंगे। और दूसरे जो इसको खाने वाले होंगे, जो सेकेंड क्या होंगे? जो इनको खाने वाले होंगे, यानी प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाने वाले होंगे, जैसे आपके क्या हो गए? मेढक हो गए, जैसे आपके क्या हो गए? मेढक हो गए या छोटे पक्षी हो गए, मेढक या छोटे पक्षी जो हो गए आपके, छोटे पक्षी, ये सब आपके क्या आ जाएंगे? सेकेंडरी उपभोक्ता में आ जाएंगे। इसके तृतीयक उपभोक्ता कौन से हो जाएंगे? थर्ड में, जो आपके जैसे मान लेते हैं सांप हो गया और आपके बाज हो गए, ये आपको आएगा और बाज आएगा, मेढक को उठा करके ले जाएगा, खा जाएगा। तो ये आपके क्या हो गए? तृतीयक उपभोक्ता हो गए। कौन से हो गए? आपके तृतीयक उपभोक्ता हो गए। अब अगर इसकी बात करें अपघटक की तो इसमें अपघटक भी होंगे, जैसे कुछ आपके इसमें क्या होंगे? फंगस होंगे या फिर कुछ बैक्टीरिया होंगे, जो मृत जीवों को, सड़े गले पदार्थों को खा करके क्या कर देंगी? नष्ट कर देंगी। तो इस प्रकार से धान के खेत के पारिस्थितिकी तंत्र को समझ सकते हैं और उनके क्या किसको समझ सकते हैं? उनके घटकों को भी समझ सकते हैं। अब इसमें अजैविक घटक, ये तो जैविक घटक हो गए। अब इसके अलावा दूसरे जो इसमें आ जाएंगे ना, दूसरे आ जाएंगे अजैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंतर्गत जैसे आपका क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया। जैसे आपका क्या हो गया? पानी हो गया। जैसे आपका क्या हो गया? मिट्टी हो गया। ये सारी की सारी धान के खेत के अंतर्गत क्या आएंगे? अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे सबसे पहले हमने धान के खेत के पारिस्थितिकी तंत्र को समझा और उसके प्रमुख घटक को समझा। अब इस प्रमुख घटक से एक उत्पन्न होती है क्या? खाद्य श्रृंखला। एक उत्पन्न क्या होती है? खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य श्रृंखला क्या होती है? इसमें देखिए खाद्य श्रृंखला किस प्रकार से बन रही है। अगर हम धान के खेत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? धान के खेत की बात करते हैं, तो पहले में क्या आया? आपका धान आया और धान को खाने वाले फिर क्या आए? कुछ कीट आए। धान को खाने वाले क्या आए? कुछ कीट आए और कीट को खाने वाला आपका
आपका क्या आया? कीट को खाने वाला आपका मेढक आया, मेढक को खाने वाला आपका क्या आया? सांप आया, सांप को खाने वाला आपका क्या आया? बाज आया। तो इस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला बन गई कि धान को खाने वाले कीट हैं, कीट को खाने वाले मेढक हैं, मेढक को खाने वाला सांप है, सांप को खाने वाला बाज है। तो इस तरह से एक खाद्य श्रृंखला, एक लाइन बन गई, एक चैन बन गई, एक श्रृंखला बन गई। और अगर इसके दूसरी श्रृंखला की बात करें तो जैसे जो धान है, धान को खाने वाले क्या हैं? धान को खाने वाले चूहे हैं, चूहे को खाने वाला क्या है? सांप है, सांप को खाने वाला क्या है? सांप को खाने वाला बाज है। तो एक श्रृंखला ये बन गई। और अगर अगले श्रृंखला की बात करें, और अगर हम अगले श्रृंखला की बात करें तो अगला श्रृंखला जैसे धान हो गया, धान को खाने वाले क्या हो गए? चूहे हो गए, चूहे को खाने वाला क्या हो गया? बाज हो गया। तो एक श्रृंखला यहां से बन गई। अब यहां पे कई श्रृंखला, कई चैन बन रही है, खाद्य का एक श्रृंखला बन रहा है। तो जो धान का खेत है उससे कई सारी श्रृंखलाएं बन रही हैं। तो यहां से जन्म होता है किसका? यहां से जन्म होता है फूड वेब का, खाद्य जाल का। किसका होता है जन्म? खाद्य जाल का। अब खाद्य जाल क्या होता है? जब किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आकर के जुड़ जाती हैं तो वहां क्या बनाता है? खाद्य जाल बनता है। जैसे धान का खेत एक क्या था? पारिस्थितिकी तंत्र था। अब इस पारिस्थितिकी तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला ये जुड़ गई, दूसरी खाद्य श्रृंखला ये जुड़ गई, तीसरी खाद्य श्रृंखला ये जुड़ गई। तो हमने बताया कि जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आकर के जुड़ जाती हैं तो वहां कौन जन्म लेता है? आपका खाद्य जाल जन्म लेता है। कि क्या बनता है? उसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। अब यह खाद्य जाल क्यों जरूरी है? जीवों को भोजन प्राप्त करने के लिए कई विकल्प हैं। जैसे धान को कीट खा रहा है, अब ऐसा नहीं है कि कीट खा रहा है, और भी तो इसके पास विकल्प हैं, और भी तो सारी खाद्य श्रृंखलाएं हैं। तो खाद्य जाल का जो महत्व है, खाद्य जाल जो जरूरी है, क्यों जरूरी है? इससे क्या होता है? जीवों को खाने के लिए कई सारे विकल्प मिल जाते हैं और जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह स्थिर रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? स्थिर रहता है, क्योंकि एक जीव को खत्म हो जाने के बाद, जैसे यहां पर क्या हुआ कि इन खाद्य श्रृंखलाओं को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहां पे धान को खाने वाला कीट था, लेकिन मान लेते हैं कि उसमें का जो मेढक था या जो चूहे थे वे सारे के सारे, चूहे तो नहीं, जो आपके कुछ और जीव इसमें थे वे सारे के सारे कीट और मेढक को क्या कर दिए? खा लिए। तो क्या खाद्य श्रृंखला या पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो गया? क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसको जीने के लिए और भी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, और भी सारी खाद्य श्रृंखलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। तो खाद्य श्रृंखला से पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? स्थिर रहता है। खाद्य जाल से पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? स्थिर होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। तो अगर एक जीव उसमें से नष्ट हो जाएगा तो पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र खत्म नहीं होगा। तो खाद्य जाल का जरूरी होना इसलिए है क्योंकि इससे पारिस्थितिकी तंत्र आपका क्या होता है? स्थिर रहता है। तो इस तरह से आप इन तीनों चीजों को क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। धान के खेत का पारिस्थितिकी तंत्र और इसके घटक और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को। अब आइए हम समझाते हैं यहां पर आपको पोषक स्तर को। आपके कुछ टॉपिक्स हैं, आइए उन टॉपिक के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अगर सबसे पहली बात करते हैं हम पोषक स्तर की, तो जो पोषक स्तर है वह क्या होता है? पोषक स्तर देखिए क्या होता है कि जो आपकी खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला में भोजन और ऊर्जा के आधार पर जो जीव जिस स्तर पर होता है, जिस स्थान पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोषक स्तर कहते हैं। फिर से एक बार, जो खाद्य श्रृंखला आपकी होती है उस खाद्य श्रृंखला में भोजन और ऊर्जा के आधार पर जो जीव जिस स्थान पर होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोषक स्तर। ये सारी चीजें आप लिखते जाइएगा, हर चीजें लिखना यहां पर संभव नहीं है। अगर लिखेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। तो चीजों को, वीडियो को रोक करके आप लोग लिखिएगा कि जैसे पोषक स्तर किसे कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में भोजन और ऊर्जा के आधार पर,
खाद्य श्रृंखला में भोजन और ऊर्जा के आधार पर जो जीव जिस स्थान पर होता है वह उसका पोषक स्तर कहलाता है। और इस पोषक स्तर की शुरुआत होती है कहां से? इस पोषक स्तर की शुरुआत होती है कहां से? उत्पादक से। कहां से होती है? उत्पादक से। और उत्पादक सबसे प्रथम में होता है, सबसे टॉप पर होता है, इसलिए इसके पोषक स्तर को हम क्या कहते हैं? इसके पोषक स्तर को हम कहते हैं प्रथम पोषक स्तर। इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम पोषक स्तर कहते हैं। अब उत्पादक को खाने वाला जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा उसका स्तर कौन सा हो जाएगा? द्वितीय पोषक स्तर हो जाएगा। प्रथम उपभोक्ता को खाने वाला, प्रथम उपभोक्ता को खाने वाला जो द्वितीयक उपभोक्ता होगा वह किस स्तर पर होगा? तृतीय पर होगा। जो द्वितीयक को खाने वाला तृतीयक होगा वह चतुर्थ पर होगा। जो तृतीयक को खाने वाला अपघटक होगा वह पंचम पोषक स्तर पर होगा। इस तरह से पोषक स्तर का क्रम निर्धारित किया जाता है। अब अगले क्रम में आपका आता है उत्पादकों की भूमिका व जीव भार। उत्पादकों की भूमिका व जीव भार। तो देखिए, सबसे पहले उत्पादकों की भूमिका क्या है यह चीज आपको समझाने की जरूरत नहीं है। यह चीज आपको खुद से समझना चाहिए कि उत्पादकों की भूमिका क्या है। तो सबसे पहली बात कि जो उत्पादक होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन बनाते हैं तो उनको भोजन बनाने की क्रिया में बहुत सारा ऑक्सीजन की मात्रा निकलती है जो कि हमारे जीव के लिए जीने के लिए क्या होती है? जो जीव को जीने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। जो जीव को जीने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। और उत्पादक परितंत्र में भोजन और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। उत्पादक जो है परितंत्र में यानी पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन और ऊर्जा का क्या है? मुख्य स्रोत है। भोजन और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं यहीं से शुरू होती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं यहीं से शुरू होती हैं। यह है उत्पादक की भूमिका। अब इसमें जो अगला आता है वह है जीव भार। तो अगर हम अगले क्रम में बात करें जीव भार की, किसकी बात करें? जीव भार की बात करें तो जीव भार क्या चीज होती है? किसी पोषक स्तर में उपस्थित कुल जीवों का कुल भार जो है, जीवों का कुल भार जो है वह क्या कहलाता है? वह जीव भार कहलाता है। कुल जीवों का जो भार होता है वह क्या होता है? जीव भार होता है। सबसे पहले जो ऊर्जा होती है कहां संचित होती है? उत्पादकों में संचित होती है। इसलिए उत्पादकों का जो जीव भार होता है वह सबसे अधिक होता है। तो अगले क्रम में इस भी पॉइंट को लिख लेंगे कि सबसे पहले ऊर्जा जो है कहां संचित होती है? उत्पादकों में संचित होती है। इसलिए उत्पादकों का जो जीव भार होता है सबसे अधिक होता है। देखिए, प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है ना कि प्रकृति ने चीजों को इतना सुंदर ढंग से बना करके रखा है कि यह अनवरत चलता रहे, किसी प्रकार से यह रुके ना। जैसे अगर उत्पादकों को खाने वालों की संख्या अधिक हो जाएगी तो उत्पादकों को तुरंत खा के खत्म कर देंगे और भोजन की कमी के कारण खुद भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा प्राकृतिक ने नहीं किया है। सबसे पहले ऊर्जा संचित कहां होती है? उत्पादकों में। तो उत्पादकों में जो सबसे पहले ऊर्जा संचित होती है तो उत्पादकों का जीव भार यानी कुल भार सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है, ताकि इसको खाने वालों की संख्या कम हो। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है ना, जीव भार भी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। जैसे उत्पादक को खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता जो है, प्राथमिक उपभोक्ता का जीव भार जो है वह क्या होता है? इसकी अपेक्षा कम होता है। तो इस तरह से एक लेवल क्या हुआ है? बना हुआ है। अब अगले क्रम में आता है जीव संख्या का पिरामिड। तो सबसे पहले अगर हम क्या करें, बात करें पिरामिड की, तो जो पिरामिड होती है ना, पिरामिड एक क्या है? ज्यामितीय संरचना है। तो सबसे पहली बात हमने पिरामिड की क्या बताई? सबसे पहली बात हमने पिरामिड की बताई कि यह एक क्या है? ज्यामितीय संरचना है। कैसी संरचना है? ज्यामितीय संरचना है। पिरामिड एक कैसी संरचना है? पिरामिड एक ज्यामितीय संरचना है। दूसरी बात कि जो पिरामिड है ना, इसका आधार, पिरामिड का आधार क्या होता है? चौड़ा होता है। और इसका शीर्ष जो है, शीर्ष एक क्या होता है? शीर्ष एक बिंदु होता है।
आधार इसका क्या होता है, चौड़ा होता है, और शीर्ष एक बिंदु होता है। जैसे अगर इस तरह की बात करें तो ये क्या है, एक पिरामिड है जिसका आधार तो क्या है, चौड़ा है, और शीर्ष एक बिंदु है। इसमें 4 फलक होते हैं। 4 फलक बोले तो 2 फलक ऐसे और 2 फलक ऐसे। ऐसे मतलब एक फलक ऐसे संरचना होगी और दूसरा ऐसे होगी। तो ये 4 फलक की एक ज्यामितीय संरचना है जिसका आधार चौड़ा और शीर्ष एक क्या होता है, बिंदु होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पिरामिड। अब इस पिरामिड का इस जीव संख्या का क्या संबंध है? तो अगर हम इस पिरामिड से अगर जीव संख्या को कोरिलेटेड करें तो यहां से हमने क्या बताया, जीव भार, जो उत्पादक है उसका जीव भार सबसे अधिक, फिर उत्पादक को खाने वालों की संख्या क्या होगी, कम होगी। उत्पाद को खाने वाले की संख्या क्या होगी, कम होगी। फिर उसको खाने वाले की संख्या कम, उससे भी कम होगी। फिर उसको खाने वाले की संख्या उससे भी कम होगी। तो कुछ संरचना ऐसे ही बन जाएगी। जैसे अगर एक ऐसी संरचना मैं बनाऊं ना, तो इस संरचना में मैं अगर बात करता हूं तो यहां पर उत्पादकों की संख्या ज्यादा है, इसलिए उत्पादक ज्यादा क्षेत्रफल घेरे हैं। इसमें क्या है, आपके उत्पादक हैं, इसमें क्या है, उत्पादक हैं। और अगर इसकी बात करें तो यहां पे आपके प्राइमरी कंज्यूमर है, फर्स्ट उपभोक्ता है, तो इनकी संख्या उत्पादकों से क्या हो गई, कम हो गई। फिर इसके बाद जब जाएंगे तो इसके बाद आपके सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे, फिर इसके बाद कौन हो जाएंगे, थर्ड कंज्यूमर हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होती है, उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक, फिर इसकी संख्या कम, फिर उसकी संख्या कम, फिर उसके अगले स्तर पर जो जीव होंगे उसकी संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए यह जो जीव संख्या है, जीवों की जो संख्या है, यह एक पिरामिड की आकृति क्या करता है, ले लेता है। इसलिए इसे हम कहते हैं जीव संख्या का पिरामिड। अब आपके बुक के अंतर्गत देखिए दिया हुआ है जीव संख्या का पिरामिड। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपके प्रथम पोषक स्तर में जीव संख्या का पिरामिड यहां भी दिया हुआ है, और ये आपका जीव भार का पिरामिड है ना, कई पिरामिड यहां पे दिया हुआ है। सबसे पहले खाद्य श्रृंखला में जीवों का पिरामिड देखिए, जैसे पेड़ पौधे हैं नीचे, उनकी संख्या बहुत अधिक है, उसको खाने वाले खरगोश की संख्या कम है। उसके ऊपर सांप, उसको खाने वाले जैसे सांप है, सांप की संख्या और कम है। फिर उसके ऊपर सांप को खाने वाला बाज है, उसकी संख्या और कम है। इस तरह से पिरामिड बन जाता है। कुछ खास है नहीं इसमें, आप लोग इसको देखिएगा और इसको पढ़िएगा। अगले क्रम में आपका जीव उत्पादकों की भूमिका और जीव भार हमने समझा। जिस प्रकार से जीव संख्या का पिरामिड है ना, उसी प्रकार से जीव भार का भी पिरामिड है। इसी तरह से देखा जाए तो उत्पादकों का जो भार है ना, सबसे अधिक है, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता का भार है, फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता का, फिर तृतीयक का, फिर चतुर्थ का। तो इस प्रकार से आपके ये उत्पादक का भार है, ये आपके प्राथमिक का, ये आपके द्वितीयक का, ये आपके तृतीयक का। इसी प्रकार से भार भी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। उत्पादक का भार सबसे अधिक, प्राथमिक का भार उससे कम, द्वितीयक का भार उससे भी कम, तृतीयक का भार उससे भी कम। इस तरह से एक पिरामिड की संरचना क्या हो जाती है, एक पिरामिड की संरचना यहां से हमें दिखाई देती है। अब बात करते हैं जीव भार के। अगर पिरामिड की बात करें तो जीव भार के पिरामिड में एक अलग चीज देखने को मिलेगी। इसमें देखिए दो प्रकार का ये होता है। एक आपका होता है स्थलीय परितंत्र, स्थलीय परितंत्र, और एक आपका होता है जलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र। तो ये 2 प्रकार से होता है, एक आपका स्थलीय परितंत्र और दूसरा क्या होता है, आपका जलीय परितंत्र। अगर हम बात करते हैं स्थलीय परितंत्र में, तो स्थलीय परितंत्र में यानी कि स्थल पर जो जीव हैं उनका अगर पिरामिड देखा जाए तो उनका पिरामिड सीधा बनता है। जैसे ये सारे पिरामिड देखें ना, जीव भार का पिरामिड, उसी तरह से स्थल में जो जीव हैं उनके पिरामिड सीधा बनते हैं। लेकिन जो जलीय परितंत्र है ना, इसका लॉजिक थोड़ा सा उल्टा है। कैसे? देखिए, जो अगर पानी के अंदर की हम बात करें तो पानी के अंदर जो मछलियां हैं बड़ी बड़ी, उनकी संख्या क्या है, अधिक है। मछलियों की संख्या क्या है, अधिक है। तो इसलिए मछलियों की संख्या अधिक है, तो ये मछलियां आपकी प्राथमिक उत्पादक में तो होंगी नहीं। उत्पादक तो आपके, अब पानी के अंदर पेड़ पौधे देखे हो क्या आप? नहीं। तो पेड़ पौधों की संख्या जो उत्पादक है, उनकी संख्या, उत्पादक की संख्या जो है वह कम है।
लेकिन इनमें प्रजनन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इनका पेट पर्दा रोजी रोटी चल जाता है। तो यहां उत्पादकों की संख्या कम है, उत्पादक को खाने वाले बैक्टीरिया जो होंगी उनकी संख्या क्या होगी, उत्पादक से अधिक होगी, और फिर इसको खाने वाले मछलियों की संख्या उससे अधिक होगी। तो जलीय परितंत्र का जो पिरामिड बनता है वह हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। बाकी सारे पिरामिड कैसे बनते हैं, सीधा बनते हैं। तो इस तरह से यहां से आप इन टॉपिक्स को समझ सकते हो। अब आइए समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह। क्रम में जो आपका टॉपिक है वह है पोषक स्तर द्वारा ऊर्जा का प्रवाह। अब देखिए ये पोषक स्तर द्वारा ऊर्जा का प्रवाह क्या चीज है, आइए इसको सबसे पहले समझते हैं। जो आपके सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा कहां आती है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सबसे पहले मिलती है किसको, उत्पादक को। उत्पादक को क्या होती है, मिलती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सबसे पहले कहां मिलती है, उत्पादकों को। उत्पादकों को, और उत्पादकों से फिर कहां आती है, उपभोक्ताओं को। उपभोक्ताओं में एक दिशा में स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, पोषक स्तर द्वारा ऊर्जा का प्रवाह। समझिएगा ध्यान से कि सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है सबसे पहले किसको मिलती है, उत्पादकों को, और फिर उत्पादकों से उपभोक्ताओं में एक दिशा में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे हम ऊर्जा का क्या कहते हैं, ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं, ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। तो सबसे पहले जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश सबसे पहले किसको मिला, सबसे पहले मिला किसको, उत्पादक को। सबसे पहले किसको मिला, उत्पादक को। उत्पादक से किसको मिला, उपभोक्ताओं को। उपभोक्ता को। उत्पादक से फिर किसको मिला, उपभोक्ता को। उपभोक्ता में जैसे आपके प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, फर्स्ट उपभोक्ता जिसमें शाकाहारी जीव आ जाएंगे। फिर प्राथमिक उपभोक्ता से ये सेकेंडरी उपभोक्ता में जाती है, उपभोक्ता जिसमें मांसाहारी जीव आ जाएंगे सेकेंडरी उपभोक्ता में। तो इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह ना एक दिशा में इस तरह से क्या करता है, होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में सबसे पहले उत्पादक से प्राइमरी उपभोक्ता, प्राइमरी से सेकेंडरी उपभोक्ता में इस तरह से एक दिशा में जो स्थानांतरण होता है उसे हम पोषक स्तर द्वारा ऊर्जा का क्या कहते हैं, पोषक स्तर द्वारा ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। तो पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से शुरू होकर उत्पादकों तक, फिर विभिन्न उपभोक्ताओं तक क्या होती है, संचित हो, विभिन्न उपभोक्ताओं तक होता है। अब उत्पादक जो है, यहां से समझिएगा कि उत्पादक जो है, उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा को संचित करते हैं। ऊर्जा को क्या करते हैं, ऊर्जा को संचित करते हैं। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या करते हैं, संचित करते हैं। अब इस ऊर्जा का हर पोषक स्तर पर ऊर्जा का लगभग 10% भाग का स्थानांतरण होता है। हर पोषक स्तर पर ऊर्जा का लगभग 10% भाग ही क्या होता है, स्थानांतरित होता है। और शेष ऊर्जा जो है, शेष ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। शेष ऊर्जा का भाग जो है ऊष्मा
के रूप में क्या हो जाती है, रूप में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऊर्जा का देखिए लॉजिक को समझिएगा कि उत्पादक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अपने अंदर संचित करते हैं और उस ऊर्जा से भोजन बनाते हैं और उस ऊर्जा का भाग हर पोषक स्तर पर ऊर्जा का लगभग 10% भाग ही क्या हो जाता है, स्थानांतरित होता है और इसे ही हम 10% रूल कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का 10% रूल ही कहते हैं कि जैसे पौधे जितना भी ऊर्जा का भाग स्थानांतरित किए, ऊर्जा को अपने अंदर संचित किए, उस ऊर्जा का 10% भाग ही प्राथमिक उपभोक्ता को जाएगा और प्राथमिक उपभोक्ता जितना भी ऊर्जा ग्रहण करेगा इसका 10% भाग ही प्राथमिक उपभोक्ता को गया, बाकी का 90% जो है उष्मा के रूप में क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता को 10% मिला ना, वह द्वितीयक उपभोक्ता में उसका 10% केवल जाएगा, बाकी उसका 90% क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि जो आपके पेड़ पौधे उत्पादक हैं, इनको ऊर्जा मान लेते हैं कितना मिला, जैसे आपके बुक में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि जैसे अगर इनको कितना मिला ऊर्जा, इनको 5000 किलो जूल, 5000 किलो जूल अगर इनको ऊर्जा मिला तो 5000 किलो जूल ऊर्जा से जो प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता को जो ऊर्जा जाएगा उसमें से केवल इसका 10% भाग ही वहां जाएगा, यानी कि लगभग यहां पे आपका कितना 5000 है ना, तो 5000 का 10% यानी कि कितना 500 किलो जूल ही इसमें क्या होगा, जाएगा। बाकी का इसमें से जो 4500 किलो जूल होगा ना, 4500 किलो जूल, केजी नहीं, किलो जूल जो होगा वह क्या हो जाएगा, यह भाग नष्ट हो जाएगा किसके रूप में, उष्मा के रूप में। किसके रूप में नष्ट हो जाएगा, उष्मा के रूप में नष्ट हो जाएगा। इसके अगले क्रम में अगर हम बात करें कि जो ऊर्जा का भाग प्राथमिक उपभोक्ता से जो द्वितीयक उपभोक्ता में जाएगा ना, द्वितीयक उपभोक्ता में जाएगा, उस द्वितीयक उपभोक्ता में ना जितना इसके पास ऊर्जा मिला 10%, उस 10% का 10% ही इसमें जाएगा। जैसे यहां पे 500 किलो जूल मिला ना, तो 500 किलो जूल का 10% यानी कि कितना 50 किलो जूल ही, 50 किलो जूल ही इसको मिलेगा। बाकी का इसमें से जो 450 किलो जूल है वह कहां हो जाएगा, उष्मा के रूप में नष्ट हो जाएगा। उष्मा के रूप में क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब द्वितीयक उपभोक्ता से जो उष्मा की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा जो तृतीयक उपभोक्ता में जाएगी, तृतीयक उपभोक्ता में जो जाएगी वह इसका 10% ही केवल, लगभग एग्जैक्ट नहीं, लगभग 10% ही भाग उसमें जाएगा, यानी कि 50 से केवल 5 केजी जूल ही इसमें क्या हो पाएगा, जा पाएगा तृतीयक उपभोक्ता के पास। शेष इसके पास जो 45 किलो जूल है वह क्या हो जाएगा, उष्मा के रूप में यह क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा की मात्रा है, ऊर्जा की मात्रा केवल 10% ही एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में प्रवाहित होती है, बाकी 90% ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाती है, उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसे ही हम कहते हैं 10% लॉ, यानी कि 10% का नियम। और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ऐसा नहीं है कि दूसरे दिशा में होने लगे, एक दिशी ही, यानी एक ही दिशा में चलता है। पहले 100% मिला, 100 का 10 इसको गया, फिर 10 का 10 इसको गया, फिर 10 का 10% इसको गया। इस तरह से एक ही दिशा में इसका क्या होता है, प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह इस तरह से क्या करता है, होता है। अब आता है पोषक चक्र एवं पदार्थों का प्रवाह। अब से पदार्थ का क्या होता है, चक्रीयकरण होता है। यानी कि तो यहां पर देखिए
कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें समझिएगा कि पोषक तत्वों का जीवों से पर्यावरण में जाना, जो पोषक तत्व या मिनरल्स हैं उनका सबसे पहले कहां जाना, पर्यावरण में जाना, और उस पर्यावरण से फिर से जीवों में लौट करके आ जाना क्या कहलाता है, पोषक चक्र कहलाता है। अब यह पोषक चक्र जो है किस प्रकार से चलता है कि पदार्थों का जो प्रवाह है ना, सबसे पहले किसको होगा, उत्पादकों का। उत्पादकों का उपभोग कौन करेगा, उपभोक्ता करेंगे। फिर उपभोक्ता जब उसको खा करके क्या होंगे, मर जाएंगे, तो उसका निराकरण कौन करेगा, अपघटक करेगा। तो इसका जो प्रवाह है ना, उत्पादकों से उपभोक्ता और फिर अपघटक के माध्यम से होता है। कैसे होता है, अपघटक क्या करते हैं, मृत जीवों को नष्ट कर फिर से मिट्टी और पानी में क्या करते हैं, उस चीज को मिला देते हैं, और इस प्रकार से पदार्थ का क्या होता है, चक्रीय होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, पोषक चक्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पोषक चक्र कहते हैं। अब अगले क्रम में आपका टॉपिक है कार्बन चक्र। अगले क्रम में क्या है आपका टॉपिक, कार्बन चक्र। कार्बन चक्र क्या है, अगर कार्बन चक्र को मैं आपको समझाऊं तो जैसे कार्बन क्या होता है, सबसे पहले आपका वायुमंडल में जाता है, और वायुमंडल में उसका क्या किया जाता है, उत्पादकों उपभोक्ताओं के द्वारा उसका उपभोग किया जाता है, और फिर उस उत्पादक और उपभोक्ताओं के द्वारा उसका जो उपभोग किया गया है उसको नष्ट करके अपघटक फिर से उसको क्या करते हैं, कार्बन में बदल देते हैं। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या करते हैं, CO2 गैस का क्या करते हैं, गैस को ग्रहण करते हैं। जो वायुमंडल में CO2 गैस यानी कि कार्बन, CO2 में क्या है, कार्बन की मात्रा है ना, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता पर प्रकाश संश्लेषण में CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी पौधे कार्बन की मात्रा को ग्रहण किया और अपना क्या किया, विस्तार किया, अपनी जीव भार में वृद्धि करी। और जब उत्पादक गए तो उस पौधों को यानी उत्पादकों को, उपभोक्ता जब गए, प्राथमिक उपभोक्ता गया तो उस उत्पादक को जिसने कार्बन की मात्रा को लेकर के अपने जीव भार में वृद्धि करी थी, उसको क्या किया, खा लिया। अब उसने तो खा लिया, तो इसके कार्बन की मात्रा जो है, उत्पादक जो कार्बन की मात्रा लिए थे उस कार्बन की मात्रा प्राथमिक उपभोक्ता के पास चली गई। अब प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता आए, तो जो इसके कार्बन की मात्रा प्राथमिक उपभोक्ता के पास गई थी वह अब कार्बन की मात्रा द्वितीयक उपभोक्ता के पास गई। अब द्वितीयक उपभोक्ता जब खा करके अपने जीव भार में वृद्धि करी तो उसका जब अंत हुआ तो अपघटक पहुंचे और फिर से उसको क्या किए, मिट्टी और जल में क्या किए, कार्बन की मात्रा को मिला दिए। वहां से फिर से बीज का अंकुरण हुआ, फिर से पौधा बना, फिर से पौधे को प्राथमिक उपभोक्ता खाया, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाया, द्वितीयक उपभोक्ता जब मरा तो फिर से अपघटक खा करके फिर से मिट्टी में बदल गए, फिर पेड़ बना, फिर प्राथमिक उपभोक्ता खाया। मतलब इस प्रकार से एक चक्र क्या होता गया, कार्बन का चलता गया, जिसे हम कार्बन चक्र कहते हैं। अब इतनी चीजें आपको नोट्स में प्रॉपर लिखी हुई मिलेंगी, और अगर आप नोट्स लेते हो तो नोट्स से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा एकदम चित्रात्मक ढंग से लिखा हुआ नोट्स आपको यहां पर हमारे पास उपलब्ध है, जिसकी सहायता से आप अपनी कक्षा के 10 विज्ञान की पढ़ाई को एकदम अच्छे तगड़े प्रकार से पोषण दे सकते हो, जिसका छोटा सा शुल्क, छोटे से शुल्क में आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। देखिए उससे क्या होती है, हमारी भी थोड़ी सी फाइनेंशियल मदद हो सकती है। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका उपयोग हम आपके पढ़ाने के लिए करते हैं, तो उनके खर्चे के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो इसके लिए हमने ये नोट्स का एक छोटा सा प्राइज रखा है। अगर आप इच्छुक हैं, आप अगर सक्षम है तो नोट्स को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जिसमें सारी कुछ लिखी हुई है। अब इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है वह है पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य का हस्तक्षेप। मनुष्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे हस्तक्षेप करता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य की गतिविधियां प्रकृति से पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य की गतिविधियों से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है। जैसे वनों की कटाई हो गई, प्रदूषण, शिकार और अत्यधिक कृषि नकारात्मक प्रभाव डालते हैं आपके पारिस्थितिकी तंत्र पर। जो वन रोपण हो गया, जल संरक्षण हो गया, सतत कृषि हो गई और वन्य जीव संरक्षण है, ये सकारात्मक हस्तक्षेप करते हैं आपके पारिस्थितिकी तंत्र में। इस प्रकार मनुष्य का सही हस्तक्षेप पर जो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में क्या कर सकता है,
मदद कर सकता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो चैप्टर है आपका पूरी तरह से समाप्त हुआ। हमने प्रत्येक टॉपिक को एकदम सहज सरल और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। वीडियो कैसी लगी, बताई गई बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर वीडियो आपको जोरदार लगी हो, चीजें समझ में आई हो, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्त भी आपके उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।